क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी से। स्पीड का खेल है, खाली स्पीड का। क्वेश्चन सारे बहुत आसान होंगे। कुछ आंसर दे रहे हैं ए, कुछ आंसर दे रहे हैं सी, और कुछ आंसर दे रहे हैं डी। सी वाले भी हैं, वाह वाह वाह। कुछ बच्चे आंसर सी भी दे रहे हैं। बेटा ये तो देख लो। इन द केस ऑफ अ टेंशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक, कितने एंगल हैं? दो एंगल हैं, दो एंगल हैं। तो अगर एक एंगल होता तो 3a1 प्लस a2 होता था, बट दो है। तो ए आंसर का वो था जब सिंगल एंगल होता, वन लेग कनेक्टेड। यहाँ पर टू है, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा होगा आपके पास कि एक गसट प्लेट है, एक एंगल सेक्शन आपका यहाँ है, और इसके साथ में एक दूसरा एंगल सेक्शन आपके पास इस तरह से। बट ये दोनों क्या होने चाहिए? टैक रिवेटेड होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसका भी गलत दीजिएगा तो कैसे चलेगा? पहला का आंसर डी, ठीक है। क्या होगा? डी होगा आंसर इसका। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर बोला नहीं है तब भी आपको एज्यूम करके चलना है, ठीक है। एज्यूम करके चलना है। अगर टैग रिलेटेड नहीं बोला है तब भी आपने एज्यूम करना है कि है, ठीक है मानकर चलना है, ठीक है, मानकर चलना है। अगला सवाल, a ductile structure is defined as one for which the plastic deformation before fracture, आंसर क्या होगा? डी होगा, is much larger than elastic deformation। ठीक है, यही था ना डक्टाइल का ग्राफ। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इलास्टिक से क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी में 115 नंबर आए फिर भी एज्यूम करो कि निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए ना 115 पर। चलिए क्या आंसर होगा इसका? तो अनस्टिफेंड का मतलब क्या है? अनस्टिफेंड का मतलब है कोई भी आपने स्टिफनर यूज नहीं किया, कोई भी आपने स्टिफनर यूज नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि डी अपॉन टी जो है इट शुड लेस देन इज इक्वल्स टू 85, यानी कि जो थिकनेस है इट शुड बी मोर देन इज इक्वल्स टू डी अपॉन 85। तो थिकनेस जो है वो डी अपॉन 85 से ज्यादा हो, इसका मतलब डी अपॉन 85 से कम ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडी नीचे कर लें, ऑप्शन नहीं दिख रहा। चलिए बस पढ़ना है और आंसर देना है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट बेल्ट इज, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट बेल्ट इज क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स बेल्ट साइज, एल माइनस 2s हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Four vertical columns of the same material, height and weight have the same end condition. The buckling load will be the largest for a column having the cross section of क्या? थिन हॉलो सर्किल। क्या होगा? सारा मास सेंटर से जितना ज्यादा दूरी पर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, लैम्डा कम होगा। ठीक है, लैम्डा कम होता, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, which of the following sections should be preferably be used at a place where torsion occurs? ठीक है, तो एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन एंड बॉक्स सेक्शन। तो आंसर क्या होगा? बॉक्स सेक्शन, क्योंकि ट्यूबुलर बेस्ट होता है तो उससे मिलता जुलता क्या है, इसमें ज्यादातर जो भी मास है वो क्या है? डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो बॉक्स सेक्शन। अगला सवाल, अगला सवाल, कितना आंसर होगा इसका? टू इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल 400 channels placed back to back at a spacing of 250 mm carry an axial load of 1600 kilonewton. The lacing system should be designed to register transverse shear equal to, तो 1600 का कितना निकाल दोगे? 2.5%। फोर्टी पॉइंट जीरो, आंसर कितना हो गया? ए हो गया आपका, है ना। अगला सवाल, सवाल सारे ही इजी रहेंगे, बस स्पीड के साथ करने की बात है, कौन जल्दी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड, कितना आंसर होगा? तो सबको पता है अगेन 145। ठीक है, सी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। एज पर IS 800 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर डिजाइन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस पर्लिन, तो पर्लिन के लिए क्या लेंगे? WL/10। तो वैसे होता कितना था? WL²/10। टोटल लोड की फॉर्म में लिखेंगे तो स्मॉल w इंटू एल को कैपिटल W लिखा जा सकता है, तो यही क्या हो जाएगा? WL/10 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज सी। अगला सवाल, कीजिए भाई इस क्वेश्चन को। सबका गलत, सबका गलत, एक तरफ से सबका गलत, बस एक ये रोहित सैनी का आंसर सही है, सी। बेटा एक बात और, लेसिंग को किसके लिए तरह डिजाइन करते थे? लेसिंग बार, आपको बताया था लेसिंग बार, लेसिंग बार आर डिजाइन एज ट्रस,
यानी कि ओनली एक्सियल फोर्स किसके लिए डिजाइन करते थे, एक्सियल फोर्स के लिए, एक्सियल फोर्स के लिए, या तो टेंशन के लिए और किसके लिए, कंप्रेशन के लिए। इसको ना तो शियर फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं, ना इसको बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू 2.5% नहीं, शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% नहीं, 2.5% की वजह से शियर फोर्स के लिए नहीं डिजाइन करते हैं, इस 2.5% की वजह से इसके अंदर जो टेंशन और कंप्रेशन आता है उसके लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। हालांकि सी पॉइंट भी उतना ठीक नहीं है, बट ये बेस्ट ऑप्शन है, बट ये बेस्ट ऑप्शन है। आंसर इज सी, आंसर इज सी। समझ रहे हैं, पहले और दूसरे को समझो कि 2.5% लोड की वजह से आने वाला शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ना शियर फोर्स के लिए करते हैं ना बेंडिंग मोमेंट के लिए करते हैं, इस 2.5% की वजह से इसके अंदर जो टेंशन और कंप्रेशन आता है उसके लिए डिजाइन करते हैं। सो हम इसको डिजाइन करते हैं 2.5% ऑफ कॉलम लोड। बट ये भी पूरा सही नहीं है, समझ रहे हो, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, बट अगर सारे ऑप्शन में देखा जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, 2.5% ऑफ द कॉलम लोड, उसको रजिस्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया जाता है। अब वो 2.5% कैसे आता है, तो वो टेंशन और कंप्रेशन से आता है। क्लियर हो गया, चलिए अगला सवाल। देखो ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर आपके हर सेशन से 1 या 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो सोचो अगर 40-50 सेशन हमने इस तरह के कर लिए तो उससे ही पूरा पेपर बन जाना है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार किए हुए होंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे, बट हमें इनके टच में बने रहना है, इनको करते रहना है। बीटो बेटा पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है अच्छे से, तुमसे बात करनी पड़ेगी, अब गड़बड़ कर रहे हो। बालक ये देखो क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ स्टील कॉलम द डिजाइन ऑफ विच इज गवर्न बाई विंड और सीज्मिक फोर्स। अगर विंड और सीज्मिक फोर्स की वजह से अगर कंप्रेशन आ रहा है तो सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता था कॉलम का, 250, और अगर किसी और वजह से आ रहा तब 180 होता था, तब 180 होता था। समझ गए, आंसर इज 250। अगर यही चीज टेंशन मेंबर के लिए होती तो आंसर 350 होता। अगर कोई टेंशन मेंबर है और उसके अंदर विंड और सीज्मिक फोर्सेस की वजह से है तो 350 होता, लेकिन वो है ही कंप्रेशन मेंबर, और लेकिन जो कंप्रेशन आ रहा है वो अर्थक्वेक और विंड की वजह से आ रहा है, देन 250। अब वो चाहे टेंशन मेंबर हो चाहे कंप्रेशन मेंबर हो, लेकिन अगर कंप्रेशन आने की प्रोबेबिलिटी है अदर देन अर्थक्वेक और विंड, देन 180, देन 180, ठीक है। अगला सवाल, सवाल ध्यान से पढ़ो ना मेरे बच्चे, सवाल ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है उतनी, इसी बात की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल ध्यान से पढ़ो। इजी सवालों में दिक्कत होगी, हमें लगा ये तो आता है बस फटाफट कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन, तो क्या बी 4 टाइम्स द बेल्ट साइज, 4S से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए सॉल्व करके। ऋषभ श्रीवास्तव, नहीं बेटा क्लासेस चलती रहेंगी, पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए, पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। इसको कीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच। तो एफिशिएंसी क्या होती थी, P - D/P,
तो मिनिमम पिच हो जाएगा 2.5D, तो 2.5D माइनस डी और अपॉन 2.5D, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.5 अपॉन 2.5 इंटू कर देना 100, तो याद आएगा आपके क्या 60%, 60% बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा आंसर 60% हो जाएगा, ठीक है, आंसर 60, ठीक है ना, यही आता था ना P माइनस डी अपॉन P इंटू 100 सॉल्व करके। अगला सवाल, और P की वैल्यू 2.5D मिनिमम आप रख ही दोगे। हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि 2.5 फाई होता है, नॉमिनल डायमीटर होता है, और ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्लाइट अंतर आएगा, बट 60 अप्रोक्सीमेट ले लेंगे वहां पर। एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ बीम शुड नॉट एक्सीड, तो बीम का टाइप नहीं दिया तो क्या मान के चलोगे, सिंपली सपोर्टेड, उसके लिए कितना होगा 325, आंसर इज सी। अगला सवाल, अगला सवाल, if the thickness of plate to be connected by a rivet is 16 mm, the suitable size of rivet will be, suitable size of rivet, तो क्या लगा दोगे अनविन्स फॉर्मूला, तो 6.05 या 6.01 अंडर रूट 6 चौक 24, तो आंसर कितना हो जाएगा अगेन सी 24 mm। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। As per IS 800 1984, an angle section purlin designed for a bending moment equal to, तो अभी तो बताया था कितना था, WL स्क्वायर बाई 10 था क्या, तो क्या हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 10 हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर 2, वर्टिकल स्टिफनर्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड टू, किस लिए, ट्रांसफर कॉन्सेंट्रेट लोड, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, नीचे सपोर्ट थोड़ी ना है, वो तो एंड बियरिंग हो गया। एलिमिनेट वेब बकलिंग, एलिमिनेट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आंसर क्या है एलिमिनेट वेब बकलिंग, वेब बकलिंग को रोकने के लिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते जाइए आंसर करते जाइए, सारे सवाल बहुत इजी हैं। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की, स्पीड के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, और सिली मिस्टेक्स जो होती हैं उनसे ध्यान रखना है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स। As per IS 800, the effective length of a compression member effectively held in position and restrained against rotation at both end, यानी कि क्या हो गया फिक्स्ड हो गया, तो फिक्स्ड के लिए होता कितना था 0.5L, लेकिन मॉडिफाई करके क्या बना देंगे 0.65L, मॉडिफाई करके क्या बना देंगे 0.65L, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज विश्वकर्मा, न्यू स्टूडेंट सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, ठीक है, कीजिए इस क्वेश्चन को। सारे केस में कुछ भी नहीं था मेघा जी, नंबर लाइन बताई थी आपको 85, 200, 250 और 400, बस ये नंबर लाइन याद रखनी है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है D अपॉन TW, ये एक तरह का सिलेंडरनेस रेशो बताया था। अगर D अपॉन TW, इस लैम्डा की वैल्यू अगर 85 से कम है तो कोई स्टिफनर चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पर नो स्टिफनर, किसी भी तरह का स्टिफनर नहीं चाहिए। अगर D अपॉन TW की वैल्यू 85 से 200 के बीच में है
शशांक आया है क्या? लास्ट टाइम मुझे याद है शशांक ने इस क्वेश्चन को किया था तो सारी वैल्यूज लिख दी थी। ठीक है चलो, तो 85 से 200 अगर यहां रहेगा तो ओनली क्या देंगे आप, वर्टिकल स्टिफनर। 200 से 250 होगा तो वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। अगर यहां होगा तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और प्लस एडिशनल हॉरिजॉन्टल, एडिशनल हॉरिजॉन्टल। और 400 से ज्यादा होगा तो रीडिजाइन। तो ये नंबर लाइन बना लो यार, इससे हमेशा याद हो जाता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया तरीका मैंने तुम्हें दे रखा है। d/tw को लैम्डा मान लो, और लैम्डा की वैल्यू अगर इससे कम है, यानी कि अगर लैम्डा की वैल्यू इससे कम है यानी कि थिकनेस की वैल्यू d/tw से ज्यादा है, तो नो स्टिफनर। इसके बीच में तो वर्टिकल, यहाँ है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यहाँ है तो वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल प्लस एडिशनल हॉरिजॉन्टल, और यहाँ है तो नो। हाँ प्रेजेंट सर, बिल्कुल बढ़िया। हाँ इस बार दिलीप ने भी लिख दी कि सर अगली बार मेरा नाम भी लेंगे। है ना शशांक, लिखी थी ना तुमने सारी वैल्यूज इसकी। चलो आगे, अब इस सवाल को करेंगे तो इन अ बीम दैट कैरीज एक्सियल लोड आल्सो द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन में बी इग्नोर्ड व्हेन द एक्सियल लोड इज। ठीक है, तो बीम क्या होगा, बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, तो अगर मैं इस पर एक्सियल लोड कहां लगा दूं, बाहर की ओर, टेंशन। तो जब रस्सी रस्सी जब लटक जाती है तो रस्सी को क्या करते हैं, खींचते हैं ना, खींचते हैं, यानी कि टेंशन। तो वही है, कपड़े सुखाने वाली रस्सी है, वो हल्की फुल्की बीम का काम कर रही है, डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसे सीधा रखने के लिए खींच के बांधेंगे, टेंशन दे देंगे, टेंशन दे देंगे। ठीक है, तो इसे टेंशन देंगे ताकि हमें टेंशन ना हो, ताकि हमें टेंशन ना हो। अगला सवाल, अगला सवाल, झूल जाती है। कपड़े सूख चुके हैं, अब 8 महीने हो गए सूखते सूखते। कपड़े क्या तुम लोग ही सूख गए अब तो है। क्या आंसर होगा इसका? देखो यार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। द जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब ऑफ एन आई सेक्शन इज कॉल्ड। तो ये आई सेक्शन का जो फ्लैंज और वेब का जो जंक्शन होता है, तो बेसिकली इसको डिजाइन किया जाता है शियर फोर्स के लिए। इसको डिजाइन किया जाता है किसके लिए, शियर फोर्स के लिए। तो जिसकी वजह से इसे आप कह सकते हो शियर जॉइंट। हालांकि मैं इसके आंसर में श्योर नहीं हूं। ठीक है, शियर जॉइंट कुछ जगह पर मैंने देखा इसे नेट पर, कुछ जगह पर फिलेट जॉइंट भी लिखा हुआ है, बट मेडीजी ने इसका आंसर शियर जॉइंट दिया है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा और रिसर्च की जाएगी, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अभी इंक्लूड कर लिया है, इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो आंसर शियर जॉइंट ज्यादा रिलायबल है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है कि इसको शियर फोर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए शियर जॉइंट बोल सकते हैं। बाकी फ्लैट जॉइंट और लैप जॉइंट में फिर कोई मतलब ही नहीं है, बोथ आर सेम। अगर क्योंकि लैप जॉइंट होता है तभी फ्लैट वेल्डिंग होती है, तो ठीक है, तो लैप जॉइंट और फ्लैट जॉइंट तो काइंड ऑफ एक ही चीज होगी। तो अगर फ्लैट जॉइंट करेक्ट होता तो लैप जॉइंट भी होता है, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, रखे हुए हैं। अगर हम उस सेंस में देखें, फ्लैट वाले सेंस में, तो वेब के ऊपर अगर फ्लैंज लैप कर रही है, ठीक है, अगर इस तरीके से मान के, तो फिर तो आंसर ए लैप जॉइंट भी होगा। तो ज्यादा चांसेस जो है उसके शियर जॉइंट करेक्ट होने के, क्योंकि इसको शियर फोर्स के लिए, क्योंकि इसको शियर फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, हम लोग इसको शियर फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। बहुत गलत बात है, लाइव वॉचिंग 100 के अराउंड है और लाइक कम कर देगा भाई। आते ही अपना काम क्या करो, सबसे पहले मुझे बोलना ना पड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहा करो। ठीक, चलो आगे बढ़े। क्या हाल है मोहित, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? ठीक है चलिए। मिथिलेश जी यार हो सकता है मैं नहीं देख पाया हूं, देख लूंगा दोबारा व्हाट्सएप। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल,
विजन बैच तो बेटा ऑलरेडी स्टार्ट है। और यार दो जो भी आप मुझे व्हाट्सएप करो ना, वो इस वाले नंबर पे क्या करो, 7409970758 पर। कुछ बच्चे दूसरे नंबर पर भी व्हाट्सएप करना, वो नंबर बहुत कम यूज करता हूँ, बंद पड़ा रहता है, कभी कभी ऑन करता हूँ तो देखता हूँ वहां पे मैसेज आ रखे हैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। इस नंबर पे करना, इस नंबर पे करना। तो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज द लेंथ बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो बेंडिंग मोमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल इफेक्ट दिख रहा होगा क्वेश्चन में आगे धुंधला रही है क्या, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रिंट खराब है क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। मोहित व्हाट्सएप कर लेना, बता देंगे। ठीक है, हो सकता है मिथिलेश ना हो टाइमर, कई बार होता है मैसेज देख तो लेते हैं बट उस समय किसी वजह से समय नहीं होता, क्लास स्टार्ट होने वाली है और उसके 2 सेकंड पहले आपने मैसेज किया तो नहीं भी रिप्लाई कर पाता हूँ, दोबारा देखूंगा तो कर दूंगा, डोंट वरी। If the angle between fusion faces of a flat belt is 60 to 90 degree, the effective throat thickness as per Bureau of Indian Standard is equal to, तो T बराबर क्या होता था, KS, तो T बराबर होता था 0.7S, तो T बराबर 0.7 को लिख सकते हैं 1/√2, तो आंसर क्या हो रहेगा 1/√2 टाइम साइज ऑफ बेल्ट। बाकी थ्योरी वाले लेक्चर में इसका डेरिवेशन आपको बताया गया है, इसका डेरिवेशन आपको बताया हुआ है। ये T है और ये अगर हम 45 डिग्री मान लें, ये S है, तो S cos 45 बराबर T लेकर वहां से आप इसे कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अभय प्रताप जी ने पूरी टेबल लिख दी, 0.7, 0.65, 0.6, 0.55, 0.5 फॉर 60 to 90, 91 to 100, 101 to 106, वेरी गुड। सर अब आपने अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज कर ली है, न्यू लुक। अच्छा, अरे ये शेप वेव नहीं बनाता ना, थोड़ी बहुत दाढ़ी वाड़ी आ जाती है इस तरीके से। चलो नहीं, कोई जरूरत नहीं है पूरी टेबल याद करने की, लेकिन जिन्होंने याद कर लिया उनकी बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, इन केस ऑफ अ आई सेक्शन स्टील बीम, shear capacity of flange is neglected, shear capacity of web neglected, shear capacity both, the answer is A। बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, कि बहुत कम ऐसा होता है कि सबसे बड़ा ऑप्शन भी दिया हुआ है तब भी ए सही है सबसे बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है तब भी ए सही है, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस में ऐसा होता है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स जो है अभी आपको बताया था, इसका इस तरीके से डिजाइन, मतलब शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, मिसाइल वाला डायग्राम आपको मालूम है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम शियर फोर्स आती है वो कहाँ आती है, वेब में आती है, तो फ्लैंजेस में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मतलब यूपीपीएससी यही में सिलेक्शन के बाद स्मार्ट हो गए, पहले नहीं थे, शाबाश, सही है, मतलब पहले ऐसे ही थे बस। वर्टिकल वेब स्टिफनेस आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर टू अवॉइड बकलिंग ऑफ गर्डर। क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है बट ऑप्शंस अलग हैं, आंसर अभी भी क्या होगा, ए ही होगा, आंसर क्या होगा, ए ही होगा। अगला सवाल, हाँ ये अब ज्यादा हो गए लगा लो मस्का। द वीकेस्ट प्लेन ऑफ अ फ्लैट बेल्ट इज, तो वीकेस्ट प्लेन क्या होता है, अलोंग द थ्रोट होता है, थ्रोट के अलोंग ही हमें क्या मिलता है, शियर प्लेन मिलता है, उसी का हम लोग एल इफेक्टिव इंटू टी एरिया लेकर चलते हैं।
इस चेहरे पे चमक तो लाइट्स लगी हुई है ना, उसकी ज्यादा है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल, सेशन इजी हो या डिफिकल्ट हो, आपने लाइव अटेंड करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम फायदा इन सेशंस का तभी होगा जब आप लाइव अटेंड करेंगे, बाकियों के साथ कॉम्पीट करेंगे, सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप बाकियों से कॉम्पीट करोगे, सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करोगे, तो आप स्पीड के साथ करोगे, और स्पीड में क्या होती है, गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक्स, और यही गलतियां एग्जाम में भी होती हैं। तो जब आप लाइव अटेंड करते हो इन सेशंस को, तो आप स्पीड के चक्कर में गलतियां करते हो, तो उससे अपनी सिली मिस्टेक्स पकड़ में आती हैं और एग्जाम में वो गलतियां रिपीट नहीं होती हैं। आप यही सेशन बाद में देखते हो, रिलैक्स माइंड से आप इनको करते हो, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक जो आप करते हैं वो पकड़ में नहीं आएंगी, क्वेश्चन तो बन जाना है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है। सो व्हेन विंड और सीस्मिक फोर्सेस आर कंसीडर्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन, अलाउएबल स्ट्रेस इन मटेरियल आर जनरली इंक्रीज्ड बाय, तो मटेरियल में कितने से इंक्रीज कर सकते हैं, 33.33। और अगर यही फास्टनर होता, जॉइंट होता, रिवेट, बोल्ट और बेल्ट, तो आंसर क्या होता, 25% होता। तो आंसर क्या होता, 25% होता। ठीक है, राजन त्रियाल वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई। अगला सवाल, हाँ बाकी कुछ भी बोल दे तो 25%। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका आंसर कीजिए। तो अगेन क्या, वही नंबर लाइन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, नंबर लाइन। 85, 200, 250 और 400। नो स्टिफनर, वर्टिकल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेब स्टिफनेस आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर इफ डेप्थ टू थिकनेस रेशियो वेब लार्जर देन क्या, 200, 200 से ज्यादा हो जाएगा तो आप देख रहे हो ये कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया, नंबर लाइन वाला, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। नंबर लाइन बनाओ, रखो और आंसर पाओ, आंसर पाओ। ठीक है, चलिए अगला सवाल करो आप, जरा मैं एक घुट पानी पी लूं। हमेशा आपको बोला है जब ऑप्शन ए सही लगे तो कृपया करके रीचेक करें, कृपया करके रीचेक करें। जिन जिन का आंसर ए आ रहा है कृपया करके, अरे ये तो बड़े अच्छे अच्छे बच्चों का आंसर ए आ रहा है, सबका आंसर ए आ रहा है। बेटा पढ़ो तो, ये क्या लिखा है, इन अ प्लेट गर्डर ब्रिज इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन डी बाई 200, थिकनेस जो है वो कम है डी बाई 200 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी ज्यादा हो जाएगा 200 से, और डी अपॉन टी अगर 200 से ज्यादा हो गया तो बेटा क्या करेंगे, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत रियरली ऐसा होता है कि सबसे बड़ा ऑप्शन हो और ए करेक्ट हो जाए, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान से, ये मैं लगभग हर क्लास में बताता हूं कि अगर ऑप्शन ए लग रहा है तो कृपया कर दोबारा देख ले। अब देखो कितना बढ़िया सवाल था, और जब ये सवाल मैं चूज कर रहा था ना क्लास में करवाने के लिए, तो मुझे बिल्कुल ये उम्मीद थी कि मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे। जब ये सवाल मैंने सेलेक्ट किया था तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये होगा इस सवाल में। इस सवाल में होगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया, मैंने देखा। तो सवाल जो है वो ध्यान से पढ़िएगा। तो लाइव आइए, लाइव सवाल कीजिए, ऐसे दो चार क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और एग्जाम में
यकीन मानिए यही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करते हैं एग्जाम में। एग्जाम में यही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हमें लगता है हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया, पेपर देकर निकलते हैं तो लगता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, आंसर की आती है चेक करते हैं अबे यार इतने कम नंबर कैसे हो गए हमारे, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है सर मुस्कुराए तो लगा कुछ गड़बड़ है चलो अगला सवाल। मैं एग्जामिनर बन गया तो भाई पेपर बड़ा ज्यादा हैवी हो जाएगा। न्यूमेरिकल तो नहीं दूंगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल में खिला दूंगा चलो अगला है। नहीं तुम्हारा तो निकल ही आएगा ना, मेरे बच्चों को तो पता ही होगा मैं कैसे क्वेश्चन देने वाला हूँ चलिए, when an equal single angle is used as tension member the contribution of outstanding leg towards effective area is, तो आंसर बी हो जाएगा, किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। शेयर लैग इफेक्ट आएगा A1 प्लस के टाइम्स A2, तो नेट एरिया क्या था A1 प्लस के टाइम्स A2, तो शेयर लैग फैक्टर के थ्रू एरिया क्या लिया जाता है, कम कंसीडर किया जाता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। सर आपकी क्लास कब चलती है? बेटा क्लास वैसे तो डेली 7 PM पर होती है, बट आज थोड़ा सा आज 30 मिनट्स डिले हो गई थी। ठीक है, वैसे 7 PM पर होती है। इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से। इन अ रूफ ट्रस इफ पिच इज हाफ एंड स्लोप इज 1, देखो ये होता है राइज और ये होता है आपके पास टोटल स्पैन L। तो हमारी जो पिच होती है ना, पिच होती है H/L, पिच होती है H/L, राइज अपॉन स्पैन। और जो स्लोप होता है, स्लोप वो होता है H/L/2। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, बिकॉज स्लोप आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। नहीं स्किप नहीं करना था भैया, स्लोप हमेशा tan थीटा होता है। स्लोप 1 मतलब स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा, याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल उसने कुछ ज्यादा आसान कर दिया। सवाल बढ़िया तब बनता जब स्लोप नहीं दिया होता, केवल पिच दी होती। ठीक है, अगर पिच दी होती तो सवाल बढ़िया बन जाता, लेकिन स्लोप देके उसने सारा मजा खराब कर दिया क्वेश्चन का। फिर तो आंसर सीधे सीधे 45 है। अगर पिच होती हाफ तो पिच का डबल, स्लोप जो होता है वो पिच का डबल होता है। स्लोप जो होता है वो 2 टाइम्स पिच होता है। ठीक है, तो यहां से आता स्लोप, हाफ का डबल करते 1, और स्लोप से आता एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। हाँ बढ़िया विजय जी, बिल्कुल पढ़िए। अगला सवाल, अगला सवाल अपन साइड में हो लेते हैं। ठीक है मिस्टर इंडिया, पढ़िए सवाल। तो याद है कुछ बताया था, पोटैटो रिटैटो, क्या बताया था इसको, पोटैटो रिटैटो, ये ट्रिक बताई थी। पोटैटो रिटैटो, प्रोबेबिलिटी या रिस्क फैक्टर। तो जो K1 होता है, जो K1 होता है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क कोफिशिएंट। TE टेर्रेन फैक्टर, K2 क्या था, टेर्रेन। और K3 क्या था, टोपोग्राफी, क्या था, टोपोग्राफी। तो ये ट्रिक आपको ध्यान, रिटैटो पोटैटो याद है प्रज्ञा जी को, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ अगला सवाल देखो, छोटी सी ट्रिक कितने काम की है। अब इस बार K3 पूछ लिया, इस बार क्या पूछ लिया आपसे, K3 पूछ लिया।
बेटा टेलीग्राम ग्रुप का नेम है एजू फॉर टेक, नाम से आप सर्च कर सकते हैं, एजू फॉर टेक। बिल्कुल सही कहा आपने, लेट्स क्रैक एग्जाम जी, बिल्कुल सही बात है, यही एग्जाम क्रैक करने की। ये याद आ रहा था, कोई सब्जी थी, आलू था, ये भूल गए थे। सही है। चलो अगला सवाल। तो K3 क्या रहेगा इस बार आपका, पोटैटो से टोपोग्राफी बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, टोपोग्राफी। ठीक है। टोपोग्राफी। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है चलिए कीजिए इसको, अभी गायब होना पड़ेगा ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए सारे। सर मुझे नहीं समझ में आया ये पोटैटो वाला। बेटा जब हम लोग विंड लोड के ना, विंड लोड जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो विंड लोड में तीन तरह के फैक्टर होते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी होती है कि हमेशा तो विंड तेज चलती नहीं, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर आता है। एक आता है कि टोपोग्राफी के पर डिपेंड करता है, जगह की शेप कैसे, पहाड़ी एरिया मैदानी एरिया, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और एक टेरेन होता है, क्रॉस स्लोप कितना है, ठीक है, तो उनके बेसिस पर। और बाकी इसके लिए आप एक बार थ्योरेटिकल लेक्चर देख लो मेरे पुराने वाले, वहां पर पूरा ट्रस्ट पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से ट्रस्ट पढ़ाया हुआ है। पहले मैंने ये देखो, ये मेरे ट्रस्ट के नोट्स हैं जो आपको पहले बताए हुए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की थी आपको ट्रस्ट पढ़ाने में यूपीपीएससी एई के टाइम पर। ये रहा वो रिलेशन, पिच वाला, पिच और स्लोप जो है वो यहां पढ़ाया हुआ था। ठीक है, ये सब कौन कौन से मूवमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, इकोनॉमिकल कॉस्ट। ठीक है, फिर इस पर लोड किस तरह से कंसीडर करोगे, स्नो लोड कब लेना है। ठीक है, एंगल अगर 50 डिग्री से ज्यादा होता है देन आप स्नो लोड को नेग्लेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ है। अब ये था विंड लोड वाला, तो यहां पर आपको बताए गए थे कि जो डिजाइन स्पीड होती है वो वी वी इंटू K1 K2 K3 होती है। तो K1 K2 K3 जो थे, ये तीन फैक्टर थे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, टेरेन या हाइट फैक्टर एंड टोपोग्राफी फैक्टर। टोपोग्राफी फैक्टर, ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो जो विजन बैच ज्वाइन करेंगे उन्हें तो पढ़ाया ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका किस तरीके से बाई एक्सियल मोमेंट के लिए इनको डिज़ाइन करते हैं, ये सब चीज़ें। तो बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की थी आप लोग। यूपीएससी यही पढ़ाने थे, कुछ पुरानी यादें हैं, इनको देख लिया जाए। ठीक है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला L इफेक्टिव अपॉन 325। ठीक है चलिए, तो ये सब था, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना जाना पड़ेगा। ठीक है चलिए, ये लेक्चर वैसे तो जो मैंने यूपीपीएससी एई के लिए पढ़ाया था वो लेक्चर थे, बट बाकी जो विजन बैच ज्वाइन करेंगे उनको सब पढ़ाया जाएगा दोबारा से अच्छे से। ठीक है चलिए, ये सवाल देखिए आप, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो ग्रिलेस फाउंडेशन होती है, जो ग्रिलेस फाउंडेशन होती है उसको आप क्या करते हैं, ग्रिलेस फाउंडेशन मतलब बेसिकली आई सेक्शंस होते हैं। ग्रिलेस फाउंडेशन क्या होती है, आई सेक्शन होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे होते हैं और लोड लगता है, तो उनको एज ए बीम डिजाइन किया जाता है। तो ग्रिलेस फाउंडेशन को याद रखिएगा कैसे डिजाइन करते हैं, एज अ बीम डिजाइन करते हैं। और जब एज ए बीम डिजाइन करोगे तो बेंडिंग के लिए, शियर के लिए और वेब क्रिपलिंग के लिए डिजाइन करोगे। तो यहां पर 1 2 का 4 हो जाएगा, 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, नॉट फॉर कंप्रेशन। ठीक चलिए, अगला सवाल नेक्स्ट, इसमें भी इसको भी हट जाते हैं हम।
चलिए, in a gusseted base when the end of the column is machined smooth for complete bearing, the axial load is transferred to base slab 50-50. कितना होता है 50-50? आंसर इज सी। ठीक है, और अगर स्मूथ नहीं है तो 100% बाई फास्टनिंग, 100% बाई फास्टनिंग। ठीक है, अगला सवाल, ये सब ईएससी के क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, ऐसे सवाल भी आते हैं ईएस में, देख लो आप, ये सवाल भी ईएस का है। इसको क्या बोलेंगे? रिपुंजय मिश्रा जी, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो व्हाट इज द फेलियर ऑफ अ सेक्शन शोन इन द फिगर कॉल्ड? ठीक है, तो इसको बोलेंगे वेब क्रिपलिंग। क्या बोलते हैं? वेब क्रिपलिंग। नाम से कंफ्यूज करना चाहता है क्रिपलिंग और क्रिपलिंग में, आंसर इज वेब क्रिपलिंग। ठीक है, लोकलाइज बकलिंग को ही वेब क्रिपलिंग बोलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटेंड कॉलम इज इंक्रीज बाई। बैटेंड कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को कितने से इंक्रीज करते हैं? तो 10% से इंक्रीज करते हैं, और लेसिंग वाले केस में 5% से इंक्रीज करते हैं। कितने से? 5% से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल, ठीक है, इसको कीजिए रहा, आधे दिखेंगे आधे नहीं दिखेंगे। छुपन छुपाई खेल लेते हैं, छुपन छुपाई। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स आर टू बी कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग अ गैंट्री गर्डर इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग? तो ग्रेविटी लोड डाउनवर्ड, लेटरल लोड ट्रॉली के मूवमेंट की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल पूरे के पूरे ट्रस की मूवमेंट की वजह से, विंड लोड नहीं। 1, 2 एंड 3, तो 1, 2, 3 आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला सवाल, ठीक है, फिर हटना पड़ेगा, हट जाते हैं। आंसर कीजिए इसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड गैंट्री गर्डर? तो गैंट्री गर्डर में क्या होता था? एक आई सेक्शन, और एक आई सेक्शन के ऊपर क्या होता था? चैनल सेक्शन। कोई भैया इसका आंसर डी भी दे रहा है, आंसर क्या होगा? बी। आई सेक्शन विद अ चैनल अटैच टू टॉप फ्लैंज, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, the rolled steel I sections are most commonly used as beams because these provides इसका आंसर बताइए भैया। शैलेंद्र यादव जी, सर आपका फैन हूं, कभी रिप्लाई तो कर दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, बोथ। क्यों? क्योंकि देखो, जब एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी तो वेब बचा लेगा, वेब, और जब इसके अबाउट बेंडिंग होनी होगी तो ये फ्लैंजेस बचा लेंगे, फ्लैंजेस। ठीक है, तो दोनों में बढ़िया रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 एंड 2।
अगला सवाल, दीपक गुप्ता जी, यार यूथ को देने दो, कभी कभी आंसर गलत भी देता है ना। और क्या वहां पर 1 2 एंड ऑल 4 का ऑप्शन था वहां पर? एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड। आप एक बात बताओ, मान लेते चलो चारों होते इस क्वेश्चन में, तो हमें ये तो कंफर्म है कि 1 2 और 3 तो 100% है ही है। अगर विंड लोड को कंसीडर करना होता तो एक ऑप्शन 1 2 3 4 भी होना चाहिए था ना, 1 2 3 4 भी होना चाहिए था। क्लियर हो गया? तो इस वजह से 4 नहीं हो सकता यहां पर। अगर 1 2 3 4 ऑप्शन में होता तो एक बार को मैं कहता कि चलो क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन बेटा जब 1 2 3 4 है ही नहीं और 1 2 3 100% लगते हैं, ग्रेविटी लोड लगेगा ही लगेगा, वेट लेटर लोड लगेगा ही लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल लगेगा ही लगेगा, तो 1 2 एंड 3 है तो यही आंसर है। अगर 4 होता किसी वजह से तो वो ऑप्शन होना चाहिए था। तो यहीं से आपका डाउट हमेशा के लिए खत्म हो गया, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, ठीक है, ईएस का क्वेश्चन आया हुआ ही। तो अगर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका यहीं से समझ में आता है। और कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, वहां पर भी तीन लोड की बात करता है। नहीं करना यार, मैं यही तो दिखा रहा हूं आपको। अगर विंड लोड कंसीडर करना होता तो यहां पर एक ऑप्शन 1 2 3 4 भी होता, 1 2 3 4 भी एक ऑप्शन होता, समझ रहे हो? लेकिन 1 2 3 4 इज नॉट इन दी ऑप्शन, ठीक है, इसलिए। सर आप खड़े क्यों हैं? खड़े होकर कंसंट्रेशन बढ़िया बनता है। चलिए अगला सवाल, बिल्कुल सही, विंड का ही। और एक बात और, आपने देखा कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां देखना कैसी होती हैं। तो कोस्टल एरियाज में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां ऐसी होती हैं, मेढक के हाथ जैसी। तो पत्तियां ऐसी क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पर कोस्टल रीजन में बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं, तो पत्तियां ऐसी होने की वजह से उनके अंदर से हवा निकल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से तुमने देखा होगा कुछ जगहों पर, तुम टोल टैक्स वगैरह के, जैसे टोल वगैरह होते हैं, वहां बहुत बड़े बड़े इस तरह के बिलबोर्ड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, तो उनमें हल्के हल्के इस तरह के छेद कर दिए जाते हैं। इनमें क्या होती है, इस तरह की ओपनिंग होती है। आप बताओ ये ओपनिंग क्यों होती है इनके अंदर? ताकि पीछे से लाइट आए और ये चमकते हुए दिखाई दें। इनके अंदर ओपनिंग इस वजह से होती है कि अगर तेज हवा आए तो वो हवा इन होल्स में से होकर निकल जाए, और अगर ये होल्स नहीं होंगे तो हवा की वजह से गिर जाएगा। तो बेटा जब गैंट्री गटर होता है वो ट्रस सिस्टम होता है, उसका मैक्सिमम एरिया एम्प्टी होता है, अगर हवा चलेगी भी तो उसके अंदर से होकर निकल जाएगी, ठीक है, विंड पास हो जाएगी। क्लियर? चलो now next question, wave crippling is caused by रिपुंजय कह रहा पहले मैं तो कोई पत्थर से मार गया है। तो ये भी तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये दूसरे वाले एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। नाउ वेव क्रिपलिंग इज कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ वेव अंडर पॉइंट लोड। हमारे कॉलेज के बोर्ड में नहीं था, गिर गया। चलो तो आप उनको डिजाइन सिखा देना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? रेडियस ऑफ जाइरेशन हो जाएगा क्या? अंडर रूट में आई अपॉन ए क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन।
रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, आंसर इज डी। अगला सवाल, कल कौन सा सब्जेक्ट करें? कल सब्जेक्ट एफएम कर लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, कल फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे, ठीक है। और फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स केवल मैकेनिक्स करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स तक, मशीन और ओसीएफ नहीं करना है, मशीन एंड ओसीएफ नहीं करना है। अरे भैया इसके आंसर बड़े अलग अलग आ रहे हैं, 180 भी आ रहा है, 400 भी आ रहा है, 350 भी आ रहा है। आरसीसी तो हो गया ना बेटा राजन, आरसीसी तो थर्ड सेशन तो आरसीसी का ही था। प्री स्ट्रेस अगले सेशन में करवा देंगे। मैंने जैसे तरीका बताया ना रिवीजन का, कभी स्टार्टिंग से करेंगे, कभी पीछू वाली साइड से। देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील टाइज, स्टील टाइज मतलब टेंशन मेंबर, लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। लेकिन ये कंप्रेशन किसकी वजह से आएगा ये नहीं बताया, ये कंप्रेशन किसकी वजह से आएगा ये नहीं बताया। तो 400 तो होता ही है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, 250 कॉलम के लिए था इन दोनों में से। अब मान लो तुम्हारा आंसर आया 350, 350, और मैंने कहा अर्थक्वेक और विंड नहीं है बेटा, किसी और की वजह से, तो आंसर क्या होगा 180, 180। तो 180 तो चल जाएगा, जब लोड गिवन नहीं होगा तो 180 तो हमेशा चल जाएगा। प्रज्ञा जी मैंने एफएम को इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपने मशीन नहीं पढ़ना, आपने ओपन चैनल फ्लो नहीं पढ़ना, आपने ओपन चैनल, और यही तो चैलेंज है। पढ़ना क्या है, शुरू के 5 चैप्टर आपको वैसे ही हर समय याद होते हैं भाई। पहला चैप्टर सरफेस टेंशन एक्सेस प्रेशर, वो तो हमेशा पढ़ा पढ़ाया होता है। रिवाइज क्या करना है, बेसिकली पाइप फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये 2-3 चैप्टर रिवाइज करना है, 2-3 चैप्टर रिवाइज करना है। बाकी 100% कभी करना भी नहीं है, 100% परफेक्शन की मैं उम्मीद करता भी नहीं और हो भी नहीं पाता। जितना आपसे 1 पढ़े आपने उतना करना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई लास्ट राउंड नहीं है, दिस इज फर्स्ट राउंड, ये हमारी प्रिपरेशन का पहला राउंड है क्यूआरपी का। आपसे इस राउंड में जितना रिवाइज हो सके उतना कीजिए, अगले राउंड में उससे आगे का कर लीजिएगा, फिर भी ना हो पाए तो अगले राउंड में उससे आगे का कर लीजिए, ठीक है, उससे आगे का कर लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो बेटा कितना होगा, 180 होगा, बिकॉज लोड इज नॉट गिवन, लोड इज नॉट गिवन। 350 तब बोलते जब हमें स्पेसिफाइड होता है कि विंड और अर्थक्वेक की वजह से। फर्स्ट 5 चैप्टर नहीं, टर्बुलेंट फ्लो तक पढ़कर आना है, बल्कि डायमेंशनल एनालिसिस तक, डायमेंशनल एनालिसिस तक पढ़ के आना है, ठीक है। देखो मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ और थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, और मैक्सिमम बच्चों का ये कहना है कि सर हम 2-2, 3-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। एसएससी जेई की आंसर की आई, उसमें भी बोल रहे हैं कि सर नंबर नहीं बन रहे, क्या करें, बड़ा परेशान है। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि बेटा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो सर नहीं ज्वाइन की। क्या शॉर्ट नोट्स बनाए, सर नहीं बनाए। क्या सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, नहीं कर लिए, नहीं किए। तो आपने सबसे पहले तो ध्यान दो कि करना क्या होता है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, हालांकि मैं SPRTA बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, बट आप इसको फॉलो कितना करते हैं वो मेन होता है। स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट एंड एनालिसिस। पहली बात तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं 2-2, 3-3 साल तैयारी करते हैं, बट उनका सिलेबस ही कभी पूरा नहीं हो पाता, सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता। स्टडी कर लेंगे, सिलेबस पढ़ लेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, एक बार लगा लिए, एक बार पढ़ लिया, फिर बस हो गया।
है ना, रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन कर लिया तो टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट दे भी दिया तो ठीक है दे दिया, उसकी एनालिसिस से मतलब नहीं है कि कितने नंबर बने, कौन सा चैप्टर वीक है कौन सा स्ट्रांग है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम बोलते थे ना बेटा क्लास में लाइव आओ, क्लास में लाइव आओ, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर क्लास में लाइव आने को बोलने की लाइव वॉचिंग बढ़ जाएगी। बेटा समझो क्लास में लाइव आने का और टेस्ट का, स्पेशली प्रैक्टिस सेशन का जो फायदा होता है वो सबसे ज्यादा फायदा होता है आपकी सिली मिस्टेक्स को इंप्रूव करने का। हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो जब रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा हो जाता है वो गलतियां पकड़ में नहीं आती हैं, और वही गलतियां एग्जाम में होती है। तो कई बार जिस क्वेश्चन से आपको 3 नंबर मिलने चाहिए थे 1 नंबर उल्टा चला जाता है, 4 नंबर का लॉस हो जाता है। तो जितने भी आपके प्रैक्टिस सेशन होते हैं, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेशन होते हैं उनको आपने लाइव अटेंड करना है, बहुत सिंसियरली अटेंड करना है। चाहे क्वेश्चन का लेवल लो हो डिफिकल्ट हो, इट डजंट मैटर। आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, यही कंपटीशन है, यही कंपटीशन है, समझ रहे हैं। तो आपने सेशन को डेली इसको क्यूआरपी को फॉलो करना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट एनी हाउ कैसे भी करके रिवाइज करके आओ। आपको लग रहा है जैसे कल एफएम होगा, एफएम बड़ा सब्जेक्ट है, तो कल आप पहले एक तरफ से स्टार्टिंग से कर लो रिवाइज, जितना तुमसे बन पड़े, शाम को सेशन अटेंड करो। जब 15 दिन बाद ये सब्जेक्ट दोबारा होगा तो क्या करना, जहां तक रिवाइज कर लिया अगली बार उससे आगे का रिवाइज कर लेना, या पीछे की तरफ से रिवाइज कर लेना। तो बार बार जब ये साइकिल रिपीट होगी, ठीक है, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। अब देखो ना ये 85, 200, 250, 400, ये आप किसी नॉर्मल बच्चे से पूछो जिसने तैयारी की है या ऐसी कर रखी है, प्रैक्टिस नहीं की, उसको नहीं आएगा। बट हमने इसको इतनी बार कर लिया और एक तरीका बना लिया, उससे आपको रटा जाएगा। वो स्ट्रेसेस को 25% बढ़ाना है कि 33% बढ़ाना है, ये सिलेंडरनेस रेशो वाले कॉलम के कि कब 180 लेना है, कब 350 लेना है, कब 250 लेना है, कब 400 लेना है, यही सारी चीजें एग्जाम में क्या करती हैं, हमें कंफ्यूज करती हैं, इन्हीं में गलती होती है। बट आप बार बार प्रैक्टिस सेशन करोगे तो ये चीजें स्ट्रांग होती जाएंगी। 10 सवाल आसान होंगे लेकिन उन 10 सवालों में 1 या 2 सवाल ऐसे आ जाएंगे गुगली वाले, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप समझ रहे हो। तो आपका जो काम है वो ये है कि इस क्यूआरपी, इस सेशन को आपने बहुत अच्छे से अटेंड करना है, जितना आपसे बन पड़े उतना आपको रिवाइज करना है, और ये साइकिल बार बार रिपीट होगी। ये तो प्राइमरी है आपका किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये तो सबसे पहले करना है। इसके थ्रू फायदे क्या होंगे कि ये सेशन आपका एक तरीके से टेस्ट का काम भी कर रहा है, इसके बहाने आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्पिटेंस वाली फीलिंग भी आ रही है, एक इंट्रैक्शन हो जा रहा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जिस सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर रहे हो, जिसका आपको क्यूआरपी करना है, उसी का आप एक टेस्ट दे लो, उसी का आप क्या कर लो, टेस्ट दे लो। ठीक है, तो टेस्ट, क्यूआरपी और आपका थ्योरी का रिवीजन, यार ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को अवॉइड करना है, अदरवाइज सिलेक्शन दूर नहीं है। रट तो अपने आप जाएगा, जब इतनी बार क्वेश्चन करोगे अपने आप चीजें रट जाएंगी। ठीक है, ठीक, चलो हाँ, अगला सवाल ये तो हो ही गया, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील टाइज, ये तो हो ही गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, पूरे एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन कर लिए हमने। कितने मिनट लगे, लगभग 1 घंटा। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन हमने अच्छे खासे रिवाइज कर लिए। ठीक है, खुद से भी करते तो इतनी एफिशिएंसी आती है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बहुत है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बहुत है। लेकिन यहाँ पर 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करते हो तो सिली मिस्टेक्स नजर आती हैं, घर पर करते हैं तो सिली मिस्टेक नजर नहीं आती हैं, और वो मोटिवेशन फैक्टर भी नहीं बनता खुद से कि 1 घंटा लग के क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो रेक्टेंगल वाला तो गलत है, स्क्वायर भी गलत है, ओनली राउंड, तो 2 सही है, ओनली 2, आंसर इज सी। अगला सवाल, कोई बात नहीं अगली बार बढ़ जाएंगे बालक।
प्रैक्टिस के लिए बेटा अगर आपका टारगेट स्टेट एई जेई है तो यूथ पब्लिकेशन की एई वाली बुक्स ले लो, वो सबसे बढ़िया सोर्स है इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो आपका ईएससी प्रीवियस ईयर। एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, विदुषी बेटा रेगुलर रहो, एक दिन आओगे 10 दिन गायब हो जाओगे तो उससे क्या फायदा, रेगुलर रहो। तो देखो बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होने का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, जबकि कर्वेचर इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट रोटेशन। तो प्लास्टिक हिंज पर रोटेशन इनफाइनाइट होता है, यानी कि कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, मोमेंट इनफाइनाइट नहीं होता है। मोमेंट किसके बराबर होता है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इनफाइनाइट नहीं होती है, ये स्ट्रेस किसके बराबर होती है, यील्ड स्ट्रेस के। तो जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर होती है, ये किसके बराबर होती है, यील्ड स्ट्रेस के। मोमेंट किसके बराबर होता है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के, ठीक है। कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 कह सकते हो, ठीक है। तो आंसर इज, अगला सवाल रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। हैंडबुक तो बेटा मैंने बता रखी है, जीके पब्लिकेशन की हैंडबुक ले लें आप, जीके पब्लिकेशन की। तो जीके पब्लिकेशन की जो हैंडबुक है वो बेसिकली आईएएस मास्टर का ही शॉर्ट वर्जन है, आईएएस मास्टर के नोट्स को ही शॉर्ट फॉर्म में जीके पब्लिकेशन में दे रखा है, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त हैंडबुक है, बहुत बढ़िया हैंडबुक है, उसको पढ़ लीजिए। और बाकी अपने नोट्स बनाए तो उसका तो विकल्प ही नहीं। तो आंसर डी हो जाएगा, रिपीटेड है। सर 100 क्वेश्चन करवाओ रोज, 100 भी करवाएंगे। अभी बेटा लोड अभी मेरे ऊपर भी ज्यादा, अभी 4 बैच चल रहे हैं ना, एक ईएससी प्री चल रहा है, फिर एसएससी जेई मेंस चल रहा है, फिर एक क्यूआरपी आ गया, फिर रात में आपका विजन बैच भी है, अभी 10 बजे फिर क्लास होगी, है ना। तो 6 घंटे के करीब तो क्लासेस आई। एक बार एसएससी जेई मेंस और ईएससी हो जाएगा, उसके बाद में फिर उसके बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो a simply supported beam of uniform cross section has span L and is loaded by a point P at its mid span, the length of elastoplastic zone यानी कि प्लास्टिक हिंज। तो ये क्या होता था, L इंटू 1 माइनस 1/S, और शेप फैक्टर आपको मालूम है इसका 3/2 रखते थे। आंसर कितना आता था, L/3 पॉइंट लोड के लिए। और यूडीएल के लिए यही क्या बन जाता था, L/√3, L/√3, ठीक है। अगला, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सौ क्वेश्चंस भी कराएंगे, चिंता मत करो, टाइम आएगा। अभी कोई एग्जाम एकदम से नियर बाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो करेंगे, इतना करो आप, इतना भी बहुत है, ठीक है। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो खेल गया। तो ये सवाल भी मैंने जो सोच कर रखा था 50% बच्चे वही कर रहे हैं। बेटा सवाल ध्यान से पढ़ो, प्लास्टिक हिंज पर आपसे स्ट्रेन का पूछा, स्ट्रेन। तो ये जो बिहेवियर है वो स्ट्रेस का होता है, आंसर ए है। स्ट्रेन लीनियरली ही वेरी करती है, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाती है प्लास्टिक रीजन। तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका लीनियर होता है, और स्ट्रेस आपका ये होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका वही था, थोड़ा सा कुछ बच्चों का ये भी गलत हो गया होगा, हुआ होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आपके लिए इतना ही। कल हम लोग करेंगे एफएम। बाकी पेड बैच के बारे में जिसको भी कुछ जानकारी लेनी हो वो आप कॉल कर सकता है, ठीक है। नंबर लाइन सर फ्री, ठीक है। तो 7409970758 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलो एसएससी जेई मेंस का बैच स्टार्ट हो गया, उसमें अभी केवल 2 ही लेक्चर हुए हैं,
ठीक है, दोनों लेक्चर आपके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, डेमो लेना चाहो देख लो। ठीक है, मैं नहीं बचा रहा, दिलीप ने गलत कर दिया इसका वाला, दिलीप ने गलत कर दिया। चलो ठीक है, चलिए कल एफएम के क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए